हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे ज्योग्राफी की चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। सो पूरे चैप्टर डील हो चुकी है, अब हम उसके क्वेश्चन आंसर्स पे डील करेंगे। मैंने क्वेश्चंस लिख के रखे हैं, दिस आर द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एक एक करके उसको डील करते हैं। मेरा नाम है अंशु अग्रवाल और पहले के लेक्चर्स है मेरे, सो आप उस पर परस्यू कीजिए तो आपको आंसर्स मिल जाएंगे। पर यहाँ पर हम एक एक क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, लेट्स बिगिन। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑफ रिसोर्स इज आयरन ओर। आयरन ओर हमारे किस टाइप के रिसोर्स है? तो सबसे पहला रिन्यूएबल, नो इट इज़ नॉट रिन्यूएबल। इट इज़ बायोटिक, ऑब्वियसली नॉट। बायोटिक तो लिविंग कंपोनेंट से बनता है, तो आयरन ओर इज़ नॉट बायोटिक, इट्स एबायोटिक। इट्स फ्लो, नो इट इज सॉलिड। सो द आंसर इज इट इज नॉन रिन्यूएबल। Second one is, under which of the following type of resource tidal energy can not be put? इनमें से तीन आंसर है जिसमें से टाइडल एनर्जी आ सकती है, एक नहीं, एक है जिसमें से टाइडल एनर्जी उसका एग्जाम्पल नहीं हो सकता है। सो रिप्लेनिशेबल, ह्यूमन मेड, एबोएटिक और नॉन रिसाइक्लेबल। तो टाइडल एनर्जी होता क्या है? टाइडल एनर्जी होता है जब हम पानी से, वेव से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। इट इज़ रिप्लेनिशेबल, नो। इट इज़ इट इज़ रिप्लेनिशेबल, यस। ह्यूमन मेड, यस। एबायोटिक, यस। बट इट इज़ नॉन रिसाइक्लेबल, नो। इट इज़ नॉन रिसाइक्लेबल, इसका आंसर होगा। द थर्ड वन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन काउज ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब। जो भी इसके ऑप्शन है ये सारे के सारे रीजंस है फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ लैंड, बट इसने इस क्वेश्चन में स्पेशली पूछा गया है इन पंजाब। तो इन पंजाब इट इज़ ओवर इरीगेशन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इरीगेशन हो रहा है, तो ओवर इरीगेशन की वजह से लैंड डिग्रेडेशन पंजाब में हो रही है। फोर्थ वन इज, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टिवेशन प्रैक्टिस्ड। अब टेरेस कल्टिवेशन के बारे में बताया था मैंने कि टेरेस कल्टिवेशन क्या होता है। तो टेरेस कल्टिवेशन होता है इन द हिली एरियाज, एलिवेशन थोड़ा थोड़ा नीचे नीचे स्टेप डाउन कर कर फार्मिंग होती है, जिससे हमारा लैंड या सॉइल दोनों बच सके। तो कहाँ पे होगा? बेसिकली वो हिली एरियाज़ में होता है। तो हिली एरियाज़ कहाँ पे पाया जाएगा? हमारा पंजाब में भी होता है, प्लेन्स यूपी में होता है, हरियाणा में भी होता है, उत्तराखंड में नहीं होता है। उत्तराखंड के अलावा हमारा उत्तरांचल में होता है। द फिफ्थ वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ब्लैक सॉइल इज प्रीडोमिनेंटली फाउंड। ब्लैक सॉइल सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो मैंने बताया भी था, एंड इट इज़ महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में ब्लैक सॉइल पाया जाता है। सो ये सारे क्वेश्चंस है जो MCQ है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है जो 30 वर्ड्स के क्वेश्चन है, वो डील करूँगी। तो उसके मैं पहले क्वेश्चंस लिख लेती हूँ, उसके बाद फिर डील करेंगे। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का, क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। इसको 30 वर्ड्स में आंसर करना है। सो लेट्स डील विद इट। पहला क्वेश्चन क्या है? नेम 3 स्टेट्स हैविंग ब्लैक सॉइल एंड द क्रॉप इज मेनली ग्रोन इन इट। तो ब्लैक सॉइल क्या होता है बता चुके थे। ब्लैक सॉइल में कौन कौन से टाइप के क्रॉप ग्रो होते हैं ये भी बता चुके थे। तो आज के क्वेश्चन में क्या है? 3 स्टेट का नाम लिखना है, और 3 स्टेट, इसमें 2 तरह के आंसर हो सकते हैं। पहला ये कि 3 स्टेट का नाम लिखना है और ऐसे 2-3 क्रॉप्स बताने हैं जो ब्लैक सॉइल में ग्रो हो। बट हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे कि 3 स्टेट में और उन पर्टिकुलर स्टेट में कौन से क्रॉप ग्रोन होते हैं वो उसका नाम दे देंगे। तो उससे क्या होगा कि वो भी पता हो जाएगा और वो भी पता हो जाएगा। तो पहला स्टेट है मेरा, so we can write it down like the 3 states having black soil and the crop which is mainly grown in it are। उसके बाद फर्स्ट इज महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में क्या ग्रो होता है? दैट इज ज्वार। सेकंड इज गुजरात। गुजरात में ब्लैक सॉइल में क्या होता है? दैट इज कॉटन। थर्ड वन इज कर्नाटका, एंड कर्नाटका में जो होता है इट इज शुगर केन। सो दिस आर द 3 स्टेट्स एंड दिस आर द 3 क्रॉप्स। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट टाइप ऑफ सॉइल इज फाउंड इन द रिवर डेल्टाज ऑफ ईस्टर्न कोस्ट एंड गिव 3 मेन फीचर्स ऑफ इट। So the type of soil is found in the river delta of eastern coast is alluvial soil. Alluvial soil। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स मैंने लास्ट क्लास में डील किया था, बट फिर भी यहाँ पर लिख दे रही हूँ। 3 मेन फीचर्स बताना है। तो द 3 मेन फीचर्स ऑफ इट आर, पहला, इट इज द मोस्ट फर्टाइल सॉइल। दूसरा,
It consists of sand, silt and clay. And तीसरा, it is formed by the deposition of rivers like Ganga, Indus, etc. सो ये है क्वेश्चन दूसरा. इसके बाद दो और क्वेश्चन है जो 30 वर्ड्स का है, फिर 120 वर्ड्स का है, वो भी डील करेंगे. तो एलुवियल सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स तो बता चुके हैं. फर्टिलिटी इसमें सबसे ज़्यादा है, इसलिए सबसे ज़्यादा क्रॉप्स यहीं ग्रो होते हैं. सैंड, सिल्ट, क्ले से कंपोज होता है. और बाय द डिपोजिशन ऑफ रिवर बनता है, दैट इज़ गंगा, इंडस, ब्रह्मपुत्र, ये सारे होते हैं. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. सो थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन टू कंट्रोल सॉइल इरोजन इन हिली एरियाज. अब सॉइल इरोजन क्या होता है बता चुके थे. तो इसमें इस क्वेश्चन में स्पेशली ये नहीं पूछा है कि सॉइल इरोजन को कंट्रोल करने के लिए कौन से स्टेप्स उठा सकते हैं, क्योंकि देयर आर सो मेनी स्टेप्स जिससे हम प्रिवेंट कर सकते हैं सॉइल इरोजन. इसमें स्पेशली पूछा है इन हिली एरियाज, जहाँ पे हिल्स है वहाँ पे कैसे रोक सकते हैं. तो थ्री डिफरेंट स्टेप्स है जिसको हम स्पेशली यूज़ कर सकते हैं हिली एरियाज़ में, अपार्ट फ्रॉम द जनरल चीज़ें जो हम यूज़ कर सकते हैं. अब जनरल चीज़ें क्या है, अगर आप लिखना चाहें तो मेंशन कर सकते हैं. बट जनरल चीज़ें क्या होंगी, उसमें जनरल चीज़ें होंगी हम डंप वेस्ट ना करें, वेस्ट मटेरियल अच्छे से यूज़ करें, ओवर ग्रेजिंग ना करवाएं, और फिर रिवर चैनल को ठीक करवाएं. तो दे आर दी जनरलाइज चीज़ें. बट स्पेशली इन हिली एरियाज़ 3 चीज़ों को ज़्यादा कंसिडर करते हैं. दैट इज़ नंबर 1 टेरेस फार्मिंग, नंबर 2 contour plugging, and number 3 गली प्लगिंग. अब इन चीज़ों के बारे में मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में डील किया है, बट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा बता देती हूँ, क्योंकि इस क्वेश्चन के आंसर में आपको इसे डील करना पड़ेगा. ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप नाम लिखकर छोड़ देंगे तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा. सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेरेस फार्मिंग क्या है. टेरेस फार्मिंग में होता क्या है, इट इज़ अ मेथड ऑफ farming in which we grow crops at some height difference. एक हाइट डिफरेंस पे हम क्रॉप्स को फार्म में करते हैं. नेक्स्ट कंटूर प्लगिंग. कंटूर प्लगिंग में क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ कंटूर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल फीचर, दैट इज डिप्रेशन इन एलिवेशन, उसके बेसिस पे हम अपने क्रॉप्स को प्लांट करते हैं. तो इन द कंटूर प्लानिंग इट इज़ अ मेथड इन विच क्रॉप्स आर प्लांटेड according to their contour, that is elevation और depression. अगर इसको अच्छे से समझना है तो आप पिछले लेक्चर्स में जा सकते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझाया गया है, बट यहाँ पर उसका सिर्फ डेफिनेशन है. गली प्लगिंग क्या होता है. गली प्लगिंग में हम लोग करते क्या, खासकर इन हिली एरियाज़ जहाँ पे जैसे हिल्स है तो पानी बहुत ज़्यादा जल्दी नीचे चला जाएगा, खासकर इन दिस एरिया. मान लो एक हिल ले रहे हैं तो इन दिस एरिया ये पानी बहुत ज़्यादा जल्दी सीप डाउन कर जाएगा. तो उस केस में हम क्या करते हैं, वाटर के लिए अलग से चैनल हम उसको एक्सकेवेट कर कर अलग से चैनल बना देते हैं, ताकि पानी इधर से इधर चला जाए, बेसिकली इधर से इधर चला जाए, और हमारा जो क्रॉप्स है वो डिस्टर्ब ना हो. तो इसको कहते हैं गली, और गली प्लगिंग करते हैं ऐसे, और इसका डेफिनेशन हो जाएगा इसको इस तरह लिख सकते हैं. दिस प्रोसेस इज डन बाय मेकिंग गलीज
दैट इज वाटर चैनल। सो आई होप इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझ में आ गया हो। दीज आर द 3 मेथड्स predominantly we used in the hilly areas. Now moving on to the next question, what are the biotic and abiotic resources with some examples? So इसको भी डील कर चुके हैं। So biotic and abiotic resources क्या होता है? पहला resources क्या है? Biotic, okay? So biotic resources होता है, bio से पता है living होगा। So biotic resources, the resources which are made from living components are known as बायोटिक रिसोर्सेज। अब देखो इसमें इतना सा हमें काम चल सकता है, बट फॉर मेक इट बेटर, अब आंसर है थोड़ा बेटर बनाने के लिए इसमें एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर रही हूँ। वो एक्स्ट्रा लाइन पर लिख रहे हैं, सो द एक्स्ट्रा लाइन इज दैट ऑब्वियस ही बात है, लिविंग चीज़ों से अगर हम रिसोर्सेज बना रहे हैं तो इट इज़ गोइंग टू अफेक्ट द अदर नेचुरल हैबिटेट ऑर्गेनिज्म। सो द सेकेंड पॉइंट इज इट अफेक्ट्स द अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ द हैबिटेट। ठीक है, अब इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे? तो इसके एग्जाम्पल्स होंगे क्या? इसके एग्जाम्पल्स होंगे प्लांट्स, एनिमल्स, यस ह्यूमंस, एंड ऑल्सो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दैट इज माइक्रो में क्या आएगा? बैक्टीरियाज। ठीक है, द नेक्स्ट इज abiotic resources। अब इसका उल्टा होता चला जाएगा abiotic resources में। abiotic resources सिर्फ जो एक पॉइंट है वो थोड़ा अलग से डिफर करेगा। एबायोटिक रिसोर्सेज क्या है? द रिसोर्सेज which are made of non-living components। अब देखो बायोटिक कंपोनेंट्स में हमने कहा इट अफेक्ट्स अदर ऑर्गेनिज्म ऑफ द हैबिटेट, तो ये क्वेश्चन उठ सकता है कि एबायोटिक क्या अदर हैबिटेट को नहीं करता, इन्फ्लुएंस करता है बट डायरेक्टली नहीं करता है। सो इसका पॉइंट होगा इट डज नॉट अफेक्ट द अदर हैबिटेट्स डायरेक्टली। अब इसके एग्जाम्पल्स में क्या हो सकता है? थिंक। तो इसके एग्जाम्पल्स में होंगे वाटर, मिनरल्स, फॉसिल्स नहीं होंगे, फॉसिल फ्यूल्स हो सकते हैं, फॉसिल्स नहीं होंगे। सो वाटर, मिनरल्स, एनर्जी एट्सेट्रा। सो 30 वर्ड्स के आंसर ये है। अब इसके बाद हम डील करेंगे 120 वर्ड्स वाले आंसर। सो स्टे ट्यून्ड। सो द थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया एंड वाई हैज़ नॉट लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज मच सिंस 1960-61। तो लेट मी एक्सप्लेन यू फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इंडिया में लैंड यूज़ पैटर्न क्या है, मतलब इंडिया में लैंड का सब डिविजन्स क्या है, कैसे कैसे लैंड है, उसको कैसे कैसे यूज़ करते हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि
वाई हैज़ द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज मच सिंस 1961? 1960 से 61 के बाद फॉरेस्ट का एरिया हमारा क्यों नहीं इंक्रीज किया है? तो ये सारा क्वेश्चन है। तो लैंड यूज़ पैटर्न में मैंने बताया था, डेट इज़ फॉरेस्ट में है, ग्रेजिंग लैंड में है, वो डिविजन इसमें आएगा। और फॉरेस्ट 1960-61 से क्यों नहीं हुआ है ये मैं बता रही हूँ। एक्चुअली 4% तक इंक्रीज़ किया है, बट सिर्फ 4% क्यों? क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है, बहुत ज़्यादा ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद जब फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं मिला है, क्योंकि हम लोग मॉडर्नाइजेशन की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो गए, दैट्स वाई फॉरेस्ट का एरिया नहीं इंक्रीज़ हुआ है। सो लेट्स बिगिन विद द आंसर। लैंड यूज पैटर्न और land resources in India is mainly divided into agricultural, forest, cultivated, barren land। आई मीन सबके डेफिनेशंस मैंने पिछले क्लास में डील किए हैं और इस क्वेश्चन में से बहुत ज़्यादा डील करने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि सिर्फ पूछा जा रहा है कि क्या क्या है। सो नाम दे रही हूँ। एंड वेस्टलैंड। अब इसमें जब वेस्टलैंड के बारे में बात करेंगे ना, तो वेस्टलैंड को थोड़ा सा डील करना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वेस्टलैंड आखिर कहते किसको है, क्योंकि लैंड इज नेवर गोइंग टू वेस्ट। तो वेस्टलैंड रिफर्स टू द रॉकी एंड arid regions which are not important for agricultural as well as housing। इसको वेस्ट इसीलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे हाउसिंग भी पॉसिबल नहीं है। पत्थर पे जाके कौन रहेगा? हाउसिंग और इंडस्ट्रीज। इसमें कुछ और टर्म्स भी थे, डेट इज फेलो लैंड एंड नेट सोइंग लैंड। चाहो तो इंक्लूड कर सकते हो, बट दिस आर दी मेन डिविजन्स। इसके बाद आता है एक और पॉइंट इसमें कि आखिर परसेंटेज वाइज क्या है। तो परसेंटेज वाइज की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू दी recent data about 54% of the land is cultivable। अब यहाँ पे कल्टिवेबल लिखा है, यहाँ पे कल्टिवेटेड लिखा है, दीज आर द कल्टिवेटेड लैंड। इसी को हैशटैग स्लैश फेलो लैंड्स भी कह रहे हैं, क्योंकि फेलो लैंड्स क्या होता था? जहाँ कल्टीवेशन हुई है 1 साल में या 5 साल के दौरान, तो उसे फेलो लैंड्स कहते थे। बट डेट इज़ कल्टिवेटेड ना, उसके नीचे का उसका डिविजन था, तो इसको इसमें इंक्लूड कर दे रहे हैं। 54% क्या हो गया हमारा? फेलो लैंड और कल्टिवेटेड लैंड हो गया। नाउ 22.5% इज फॉरेस्ट। नाउ सी कितना कम फॉरेस्ट है, और इसमें सिर्फ 4% की वृद्धि हुई है। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन डील करेंगे इसके बाद तो बताएंगे। एंड थर्ड वन 3.545% इज ग्रेजिंग लैंड। So 22.5%, 3, 54 कुछ परसेंट बचा ना, दैट इज वेस्ट लैंड। एंड द रिमेनिंग इज वेस्टलैंड। सो एक्चुअल में ये है हमारा लैंड पैटर्न जो हम इंडिया में यूज़ करते हैं, और ये है उसका डिविजन। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वाई हैज़ द लैंड अंडर फॉरेस्ट नॉट इंक्रीज मच सिंस? उसके बारे में बात करते हैं।
हमारा लैंड अगर 22.5% है ना, तो ऑन एन एवरेज अभी भी उसका वही है. सो द लैंड अंडर forest had not increased much since 1960-1961 because देखो 1960-1961 है, तो दिस इज अल्टीमेटली रिलेटेड टू द इंडिपेंडेंस. सो इससे पहले, बिकॉज बिफोर दैट देयर वर अ ग्रेट डिमांड ऑफ एग्रीकल्चर. of more land to agriculture. बट हुआ क्या, इसके बाद आया ग्रीन रेवोल्यूशन. है जिसको ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में नहीं पता है वो थोड़ा पढ़ लो. ग्रीन रेवोल्यूशन होता क्या है कि जब हम कल्टीवेशन करते हैं, क्रॉप्स ग्रो करते हैं, तब बहुत ज़्यादा पानी की यूज़ होती है, उसमें बहुत ज़्यादा उसके लिए लैंड यूज़ हो रहा है, ये हो रहा है. तो उसके लिए एक आंदोलन चलाया गया था कि हम कम से कम यूज़ करें और कम से कम में ज़्यादा प्रोडक्ट यूज़ करें. तो उसको ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं. सो उससे पहले क्या था, देयर वर अ ग्रेट डिमांड ऑफ मोर लैंड टू एग्रीकल्चर, बट आफ्टर मेनली ग्रीन रेवोल्यूशन it moved towards more industrialization. इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो क्या हुआ ना कि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया और जब ब्रिटिशर्स ने रूल किया और उसके बाद जब हम लोगों ने बाहर देखा, तो सब कुछ सडनली जैसे चेंज हो गया टुवर्ड्स मॉडर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, सब चीज़ें शहरीकरण होने लगी. तो उस दौरान में फॉरेस्ट को इम्पोर्टेंस देना ही बंद हो गया. तो जब फॉरेस्ट को इम्पोर्टेंस देना बंद हो गया तो उसकी लैंड को कैसे इंक्रीज़ करेंगे, वो और श्रिंक ही होता चला गया. बट हाउ समहाउ वी मैनेज टू मेंटेन दैट. बट वो ड्यू टू द बेसिकली मेनली ड्यू टू द अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन वो फैक्टर फॉरेस्ट का एरिया इंक्रीज नहीं हुआ. सो टुवर्ड्स मोर इंडस्ट्रियलाइजेशन इसी में ऐड कर देते हैं, एंड अर्बनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन. मॉडर्नाइजेशन. अब इससे हुआ क्या, दैट लीड्स टू मोर डिफॉरेस्टेशन than afforestation. अब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, मॉडर्नाइजेशन होगा, तो होगा क्या, डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा होगा. एफॉरेस्टेशन तो ज़्यादा होगा नहीं, तो इसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन ज़्यादा बढ़ते चली गई, एफॉरेस्टेशन ज़्यादा कम होते चले गए और फॉरेस्ट का एरिया हमारा इंक्रीज़ नहीं हो पाया. एक और लाइन है जो मच मोर नीडेड नहीं है, बट अगर ऐड करोगे तो ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा आंसर कि आखिर कितना ज़्यादा हुआ इंक्रीज़ या फिर कितना भी नहीं हुआ इंक्रीज़. सो आफ्टर 1961 1960 से 1961 the forest area has increased only by 4%. So this is the complete answer. एक क्वेश्चन और है, 120 वर्ड्स है. मेरे ख्याल से शायद इतना वर्ड्स काफ़ी है, सारे
लैंग्वेज मेरा है, सो आई होप यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे डील करेंगे अब। So, the second question is, how have technical and economic development lead to more consumption of resources? अब this is the tricky question because टेक्निकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिसोर्सेज को तो बढ़ावा देंगे। अब रिसोर्सेज के लिए मुझे टेक्निकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों होना चाहिए, बट ऐसा है कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड। सो वही सीन है यहाँ पे। हमें देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि रिसोर्सेज के लिए हमें टेक्निक्स चाहिए, और रिसोर्सेज होंगे तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। सो दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। बट उसके लिए मुझसे सिर्फ इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इसका बैड इम्पैक्ट क्या है, तो हम उसके बैड इम्पैक्ट के बारे में डील करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक्निकल डेवलपमेंट से हमें नुकसान क्या होगा? टेक्निकल डेवलपमेंट लीड्स टू इन्वेंट न्यू टेक्निक्स। टेक्निकल डेवलपमेंट से क्या होगा? नए टेक्निक्स बनेंगे। नए टेक्निक्स बनने से क्या होगा? नए प्रोसीजर बनेंगे और हम ज़्यादा रिसोर्सेज निकाल पाएंगे। तो ज़्यादा रिसोर्सेज निकाल पाएंगे तो क्या होगा? रिसोर्सेज का एक्सप्लॉटेशन ज़्यादा होगा। तो टेक्निकल डेवलपमेंट इस केस में हमें उसके लिए लीड्स टू मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज हम ज़्यादा रिसोर्सेज निकाल पाएंगे टेक्निकल डेवलपमेंट की वजह से, तो ज़्यादा रिसोर्सेज का कंजप्शन होगा। सिंपल है। तो टेक्निकल डेवलपमेंट लीड्स टू इन्वेंशन ऑफ new and more developed ways to exploit resources. Right? The more resources will be इसको थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं, सो डैट मोर रिसोर्सेज विल बी कंज्यूम्ड। सिंपल। टेक्निकल की वजह से ज़्यादा इन्वेंशन होगा, सो मोर डेवलप्ड वेज हम रिसोर्सेज को ज़्यादा तरीके से एक्सप्लॉइट कर पाएंगे, तो ज़्यादा कंज्यूम्ड होगा। Now the second question is, how does the economic development lead to consumption, more consumption? उस लाइन में हम एक लाइन और भी जोड़ सकते हैं, डैट रिसोर्सेज को निकालने के लिए वी नीड टेक्निक्स। टेक्निकल ये पहले चाहे तो ऑप्शनल है, वरना नहीं। एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करता है? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो हमें रिसोर्सेज पे क्या फ़र्क पड़ेगा? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट लीड्स टू मोर डिमांड ऑफ new resources. Hence the resources also leads to the economic development, but vice versa, the economic development also leads to the more demand of new resources. अब जैसे जैसे डेवलप होगा, अर्बनाइजेशन होगी, रिसोर्सेज की डिमांड और ज़्यादा बढ़ते चली जाएगी। अब रिसोर्सेज की डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगी तो और ज़्यादा टेक्निक से डेवलप होंगे, और ज़्यादा टेक्निक डेवलप होंगे तो होगा क्या? अल्टीमेटली दे लीड टू द मोर कंजप्शन ऑफ रिसोर्सेज ओनली. So economic development leads to the more demand of new resources that will ultimately invent new techniques
or ways to resources. In that way, technical as well as economic development lead to more consumption of resources. सो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए हो. मैंने बहुत कोशिश की है कि अपने लैंग्वेज में लिख सकूँ, वर्ड के बुक के हाई लैंग्वेज नहीं यूज़ की हूँ, बहुत सिंपल शॉर्ट रखे. तो ट्राई इट ऑन. थैंक यू, and also like the channel and share it to your friends also.